एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारा स्वागत है सेकंड लेक्चर में रिंग थ्योरी के। आज हम ढेर सारी चीजें करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। लास्ट मैंने रिंग की डेफिनेशन तुम्हें बताई थी और बताया था कि इस लेक्चर में हम कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ यूनिटी के बारे में भी बात करेंगे। मैं तुम्हें एक बार प्रॉपर्टीज याद दिला देता हूं। रिंग की रिंग में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट में दो ऑपरेशंस यूज होते हैं अनलाइक ग्रुप थ्योरी, और यहां पर रिंग में सेमी ग्रुप बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट। ये चीजें मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटिव रिंग की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग से। कम्यूटेटिव रिंग से नाम से क्या समझ पा रहे हो? ऐसी रिंग देखो कम्यूट तो करती ही थी एडिशन के रिस्पेक्ट में, अब हमें किसके रिस्पेक्ट में कम्यूट कराना है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मान लो कि R1 एक रिंग है, R प्लस डॉट एक रिंग है, और अगर मैं दो एलिमेंट लूं R में से, देन A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग। अब यूनिटी नहीं आया, मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी तो गलती से बोल दिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो। मैं काफी ढेर सारे लेके आया हूं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जांपल, इसलिए मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। एग्जांपल लिख लो Z प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा रैशनल आ सकता है, रियल आ सकता है, ये सारे आ सकते हैं रैशनल। फिर हमारे पास आ जाएगा रियल। उसके बाद हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें गॉसियन इंटीजर वगैरह वाला भी कराया था, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा Q ऑफ √2 प्लस डॉट, ये हमारे पास आ सकता है। इसके बाद हमारे पास ये आ सकता है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था गॉसियन इंटीजर। इसके बाद हमारे पास ये आ सकते हैं। इसका मतलब है कोफिशिएंट हमारे पास √2 √3 रहेंगे, आगे नंबर कुछ भी, आगे नंबर हमारे पास रैशनल्स आएंगे। ठीक है, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास देखें तो एक आ सकता है ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका एग्जांपल हो सकता है मॉडुलो ग्रुप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लूं मैं कि MNR, क्या ये हमारे पास मैट्रिसेस है n ऑर्डर की, तो क्या ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा? अब तुम कहोगे भैया अगर आप बात करो प्लस के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप यहां से, प्लस के रिस्पेक्ट में तो हमेशा कम्यूट करता ही करता है। जैसे XY मैं यहां से ले लूं बिलोंग्स टू MNR, कोई भी एग्जांपल ले लो तो कर जाएगा कम्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इफ n इज इक्वल टू 1, तो सिंगल ही एलिमेंट आएगा वो तो कम्यूट कर ही जाएगा। इसका मतलब ठीक है, ये जो MNR है n इक्वल टू 1 के लिए तो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर मैं इफ n ग्रेटर देन 1 ले लूं, मतलब n इक्वल टू 2 3 4, हमें पता है इन जनरल मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट, मैट्रिसेस डोंट कम्यूट। अगर मैट्रिसेस कम्यूट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब, जल्दी से मतलब बताओ, इसका मतलब हमारे पास ये निकल के आता है कि ये रिंग बनाएगी, ये कम्यूटेटिव रिंग होगी नहीं, है ना। तो अगर कोई इन जनरल पूछे क्या MNR को, ये हमारे पास जो है रियल, इसको, ये जो हमारे पास पूरा गिवन है, क्या ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग बनाने वाला? नहीं बनाने वाला। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग, ऐसे लिख लो, इट इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चीजें हमारे काम की, इसलिए सही से इसको लिख लो। अगर मान लो, मैंने वैसे ये बात पहले भी लिखवा रखी है तुम्हें, कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए कि यहां पे कुछ ऐसे दे रखा है MNZP, ऐसा कुछ दे रखा है, और हमें यहां पर इसका ऑर्डर बताना है। तो जब भी हमें ऑर्डर निकालना पड़ जाए इसका, तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला याद रखेंगे, P की पावर n स्क्वायर, P की पावर n स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है इसका। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस। आई होप कि यहां तक बेसिक सी बातें तुम्हें क्लियर होंगी, और बस ये ध्यान रखना हमने यहां पे किसको लिया है? ZP को, मॉडुलो को लिया। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लिया यहां तक? समझ भी आ गया? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ रही है कि क्वेश्चन है, खुद से प्रूफ करके देखो कि R इक्वल टू ऐसा Q क्रॉस R प्लस डॉट, वैसे हमने ये किया था इस
कॉम्यूटेटिव रिंग। वैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें रिंग प्रूव कराया था, प्रूव करके दिखाओ क्या ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग भी होने वाली है। वैसे आसान सा ही आंसर है, हाँ होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल, एक एलिमेंट ले लेता हूं a, b बिलोंग्स टू QR, और एक एलिमेंट ले लेते हैं C, D बिलोंग्स टू QR। ठीक है, अगर मैं यहां से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो a, b C, D इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा AC, BD। अब ये तो नंबर है ना यार अंदर, ये हमारे पास रैशनल है, रियल है, ये तो कम्यूट करते हैं नंबर्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CA, DB, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C, D A, B विच इज y इंटू एक्स। सही किया हमने, हाँ। तो कम्यूट कर तो क्या, इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिव रिंग है। चलो बढ़िया, एक मैं और एग्जांपल तुम्हें देने के लिए, एक एग्जांपल तुम्हारे लिए देते। देखो जैसे मान ले क्वेश्चन है कि ए ऐसा कुछ, ए ये हमारे पास तुम्हें पूरा प्रूव करना है, ए बिलोंग्स टू रियल्स, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये गिवन है आर, देन आर इज अ रिंग, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको हमें रिंग प्रूव करके दिखाना है। ये तुम्हारे लिए मैं छोटा सा काम है छोड़ रहा हूं। क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है, 5 प्रॉपर्टी होंगी। सबसे पहले 5 प्रॉपर्टीज हमारी होने वाली हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, 2 प्रॉपर्टी होंगी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और 2 प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करानी होगी। क्या भैया ये मतलब क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग भी होने वाली है, वो भी एक बार चेक कर लेना और मुझे बताना कि ये कम्यूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वैसे हमने यहां पे लिखा था इन जनरल मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट, बट एक बार मेरे को चेक करके बताना कि अगर सारे एलिमेंट सेम है तो क्या ये कम्यूट करेगा या नहीं करेगा। ये तुम्हारा होमवर्क होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरी चीज आ रही है आज की। एक तो हमने पढ़ लिया कम्यूटेटिव रिंग, और दूसरा हमारे पास आने वाला है यूनिटी। यूनिटी हमारे पास क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिंग के मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 2 पहले सेटिस्फाई हो रही थी। एक थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एक थी हमारे पास एसोसिएटिविटी, और एक हमने अभी भी पढ़ी है कॉम्पिटेटिविटी। अब एलियन के लिए जरूरी होती है ना। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं यूनिटी। यूनिटी का मतलब है x इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट अस से 0 नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस हैपन्स। ऐसे लिख लो, 0 नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू आर रिंग सच दैट दिस हैपन्स। ठीक है, देन दिस E is called unity। जैसे मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं काफी सारे एग्जाम्पल्स लेके आया हूं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ये रिंग है, हाँ। क्या इसके पास यूनिटी है, हाँ। 1 is the unity, 1 is the unity। लेकिन बढ़िया वाला क्वेश्चन कराओ ना भैया यार, ये तो फिर ऐसा मजा थोड़ी आएगा। बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2z10 प्लस डॉट, इसकी यूनिटी बताओ जल्दी से क्या होगी। पहले तो ये प्रूव करना है कि ये रिंग है या नहीं, वो तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, बट मेरे को तो ये प्रूव करके दिखाओ कि ये इसकी यूनिटी क्या होने वाली है। जल्दी से बता दो इसकी यूनिटी क्या होगी। पहले मेरे को बताओ इसमें आएंगे क्या क्या। तो भैया ये बड़ा आसान है हमारे लिए। सबसे पहले 0 आएगा इसमें 0। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट कौन से, वैसे हमारे पास एलिमेंट यहां पे आते हैं 1 से लेके 9 तक एलिमेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर तुम इस बार देखोगे क्या 9 तक एलिमेंट आने वाले हैं, सॉरी 0 से लेके 9 तक आते हैं, रिमाइंडर बचते हैं ना सारे। लेकिन इस बार क्या हमारे पास आने वाले हैं, नहीं, इस बार हमारे पास सिर्फ इवन वाले नंबर आ जाएंगे। तो 2 4 6 8 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मुझे ढूंढना है कि यहां पे यूनिटी क्या होगी। यूनिटी एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नंबर को तो वही नंबर वापस मिल जाए। तो एक काम करते हैं 6 मल्टीप्लाई 0 करते हैं, तो 0 ही मिल गया, वही नंबर वापस। 6 को करा मैंने 1 से, क्या मिला वापस मेरे को, 6 को करा मैंने 2 से, 1 तो है नहीं। 6 को जैसे ही मैंने 2 से करा तो आंसर आया 12, लेकिन 10 से डिवाइड भी करना है तो आंसर आएगा 2। 6 को मैंने करा 4 से, 24 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 4। 6 को करा मैंने 6 से 36, तो रिमाइंडर बचा 6। 6 को करा 8 से, तो आंसर बचा 8। 48 का रिमाइंडर 8 बच जाएगा। इसमें यूनिटी हमारे पास क्या आ रही है, 6 इज द यूनिटी। 6 is the unity of ring R। रिंग कौन सी है, 2z10 प्लस डॉट।
अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में बन सकता है, जरूरी नहीं है यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कि हमारे पास एक तुम्हें रिंग दे देंगे, कहेंगे उसकी यूनिटी ढूंढो, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास बन सकता है। जैसे मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब बढ़िया क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं यहां से, जल्दी से नोटबुक पेन में, अब तुम्हारा काम बच गया। अब तुम्हारे को मैं देने वाला हूं क्वेश्चन, जल्दी से बता दो कि आर रिंग एक दे रखी है, ये रैशनल और रियल इज रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। कॉम्यूटेटिविटी की बात नहीं कर रहा, अगर मान लो मैं कॉम्यूटेटिविटी की भी बात कर दूं, मतलब एक रिंग है वो कम्यूट भी कर रही है, यूनिटी भी है उसके पास, तो इसका मतलब है दैट इज रिंग विद यूनिटी, उसके बारे में भी बात करता हूं मैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए बताओ क्या ये हमारे पास रिंग विद यूनिटी है, क्या इसके पास यूनिटी होगी? लेट अस सी। बाकी प्रॉपर्टीज तो हम प्रूव कर ही सकते हैं। E इज इक्वल टू 1,1 belongs to rational real and let a, b belongs to this, ठीक है। हमने ये एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब 1,1 और a b से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल क्या बन जाएगा 1 इंटू a और ये बन जाएगा 1 इंटू बी विच इज a, b। फिर से वापस वही एलिमेंट हमें मिल चुका है, इसका मतलब e इंटू एक्स, अगर मैं इसको x मान लूं इज इक्वल टू एक्स, वापस मिल गया, इसका मतलब इसके पास यूनिटी है, तो दिस इज रिंग विद यूनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सबके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन जो कि है q, 0 इज रिंग विद यूनिटी, और इसकी यूनिटी भी बता देना, जो कि देख के पता लग रहा है वैसे तो। फिर से वही काम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए बी, a0 है ना, a0 बिलोंग्स टू दिस, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम यहां पे आइडेंटिटी कंसीडर करें तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगी, बाकी चेक कर लेते ना यार एक बार, दोनों को मल्टीप्लाई करो, e इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,0 a, 0 1 इंटू a करोगे तो a, 0,0 करोगे तो 0 विच इज अगेन x। इसका मतलब यहां पे भी हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, 0। तो तुम्हें यहां पे आइडेंटिटी ढूंढनी आनी चाहिए, जो छोटे छोटे से इजी वाले क्वेश्चन बनते हैं वो तो तुम ऐसे ही निपटा लोगे यहां से, अब है ना। तो ये हमारे पास बनती है रिंग विद यूनिटी, इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि तुमने ये नोट भी कर लिया, टाइम सेव जितना हो सके मैं करता हूं यहां पे। उसके बाद तुम्हारे लिए अगर मैं एक एग्जांपल ढूंढूं तो हमारे पास होगा, ठीक है, ये हमारे पास मान लो मैं तुमसे इन जनरल क्वेश्चन पूछूं, क्या ये रिंग विद यूनिटी है? इज रिंग विद यूनिटी, जल्दी से बता दो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए। क्या ये रिंग विद यूनिटी होने वाला है? देन द आंसर इज नो, ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। तुम कहोगे क्यों भैया, इसमें 1 होता तो अच्छा। Z1 की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं भैया? एक ही एलिमेंट होता है 0, इसमें तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो Zn इंटीजर मॉडलों का ग्रुप, क्या हमारे पास रिंग विद यूनिटी है? नहीं है, क्योंकि Z1 के पास है ही नहीं। हाँ, अगर n की वैल्यू 1 के अलावा तुम रखोगे, जैसे n की वैल्यू 2 रखोगे तो Z2 आएगा विच इज 0,1। हाँ, अब बन जाएगा, अब इसके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर तुम इन जनरल की बात करो तो क्या ये रिंग विद यूनिटी बनाएगा? नहीं बनाएगा। यहां पे पजल हो जाओगे। अगर मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें एग्जांपल दिया और तुम्हें कहा कि क्या ये रिंग विद यूनिटी है, तुम टिक करके आ जाओगे यस, इसके पास 1 होता है। नो 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 नो, इन जनरल नहीं होता n इक्वल टू 1 के लिए। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया हो, बाकी तो आगे के लिए तो चलेगी ना किस्सा, ये किस्सा खत्म ना होने देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, तो यहां लिख लेना, नीड नॉट बी CRU मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हाँ, कम्यूट कर जाएंगे लेकिन यूनिटी नहीं होने वाली है इसके पास, इन जनरल की बात करें तो। बढ़िया, एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इफ R1 एंड R2 आर CRU समझ गए ना, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब कम्यूट भी कर रहा है यूनिटी भी है। देन R1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें, इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या ये बात ट्रू है या नहीं है? जल्दी सोच लो, क्या ये बात ट्रू है या नहीं है? जल्दी सोच लो, फिर मैं इसका एक रिवर्स रिजल्ट तुमसे पूछता हूं, क्या ट्रू होगा या नहीं। मतलब ये ट्रू है, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा वो तुम्हें बताना है। अभी के अभी मैं आंसर भी दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 बिलोंग्स टू R1 इज द आइडेंटिटी ऑफ R1, E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ R2,
अरे दे तो रखा है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो यूनिटी तो होगी इनके पास। देयरफॉर E1, E2 बिलोंग्स टू R1 क्रॉस R2। ऑल्सो लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R1 क्रॉस R2। अगर मैं E1, E2 की मल्टीप्लीकेशन करा दूं A, B से, विच इज इक्वल टू, ये इसके हर एलिमेंट्स को तो इसके हर एलिमेंट के साथ तो वर्क करेगा ही ना, तो इसका मतलब है E इंटू A, E1 इंटू A, E2 इंटू B, विच इज ये कौन से रिंग में जा रहा है, R1 में, तो ये वापिस आ जाएगा A, ये वापिस आ जाएगा B, विच इज वापिस X। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R1 क्रॉस R2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर तुम्हें कोई भी दो रिंग्स दिखे तो उसकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लोगे तो वो भी क्या मिलने वाली, तुम्हें रिंग ही मिलने वाली है। आई होप कि दिस इज क्लियर, समझ में भी आया? हाँ ठीक है, वीडियो भी बन रही है, पता लगे इतना भाषण दिया और वीडियो बनी नहीं। समझ आ गया ना यहां तक? पक्की बात है, चलो आगे चले। सो नेक्स्ट हमारे पास एक दो और एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं इसके कन्वर्स तुम्हें पूछना चाहूंगा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है या नहीं होता, जल्दी बता दो। इसका कन्वर्स ट्रू होने वाला है या नहीं? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। पता क्यों? क्योंकि R1 क्रॉस R2 का एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं Q, दिस। अभी मैंने कराया एग्जाम्पल, 2 मिनट पहले याद करो, वीडियो को बैक करके देखो, चाहे नोटबुक का पन्ना बदल के देखो, ये चीज मैंने कराई है। होती है ना रिंग, लेकिन बट Q इज अ रिंग, Q इज CRU, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 इज नॉट CRU। तो काउंटर एग्जाम्पल याद रखना, ये रहा, मैंने लिख दिया कि मतलब अगर ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो जरूरी नहीं है दोनों भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, नहीं। सो आई होप कि यहां तक एग्जांपल तुम्हें क्लियर हो। इसके बाद एक और चमकता सा क्वेश्चन तुम्हें मैं करा देता हूं। तो कुछ ऐसे है कि अगर R1, if R1 is a subset of R2 where R1 and R2 are two rings with unity, are rings with unity। हमने कोई कम्यूटेटिव रिंग की बात नहीं की है, बस रिंग है, उसके पास यूनिटी है। आर रिंग विद सो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। आर रिंग्स देन यूनिटी ऑफ R1 is unity of R2, unity of R1 is same as unity of R2। ये हमारे पास एग्जांपल है। चलो एक बार इसे ट्राई कर लो, फिर मैं इसको कराता हूं, ठीक है? ये इसका एग्जांपल हमारे सामने है, तो बताओ, सोच लिया? सबसे बढ़िया एग्जांपल तो अभी अभी तुम्हें मैंने कराया था, वो R कितना दिया था यहां पे, 2Z10 वाला, ऐसा कुछ एग्जांपल बन जाएगा इसका। इसकी यूनिटी हमारे पास होती है 1, लेकिन इसकी यूनिटी हमारे पास होती है 6, तो हां ये स्टेटमेंट गलत है। नीड नॉट बी लिख लो इसमें, नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, ठीक है? Z10 की 1 है यूनिटी और इसकी ये है, तो बढ़िया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, जो कि है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है Zn, मतलब वो गॉसियन वाला जो हमने लास्ट टाइम करा था। दिस हैज यूनिटी, क्या इस पे यूनिटी है या नहीं है? सोचो, जल्दी से बताओ, इसके पास यूनिटी है या नहीं है? अगर मैं Z1 आयोटा की बात करूं तो इसमें तो सिर्फ 0 ही मिलने वाला, और तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ 0 ही है। इसका मतलब ये तो CRU नहीं हुआ, नॉट CRU। लेकिन अगर मैं n = 2 की बात करूं, फिर हमारे पास आइडेंटिटीज बहुत सारी मिल जाने वाली हैं। 1 ही आइडेंटिटी हो जाएगी उनकी, तो बाकी सब की है ना। अगर मैं Z2 आयोटा की बात करूं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या बच जाएंगे, 0 और 1 बच जाएगा ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आयोटा, फिर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। मेरे ख्याल से यही बनेंगे। कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? मैंने बताया था ना n का स्क्वायर होता, तो ठीक तो है।
4 एलिमेंट ही है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास, सॉरी यूनिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करके देखो, वापस वहीं पे आ जाओगे जहां पे तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये हमारे पास CRU है, लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए CRU नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, अब चलो कर देता हूं तुम्हारे लिए कि ये हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए CRU नहीं है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास CRU है। यहां तक हो गया, पक्की बात है, कर दें रब। इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है उसे हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर। अब ये जीरो डिवाइजर ना बड़ी अजीब सी चीज है। जीरो डिवाइजर में हमारे पास क्या होता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आना चाहिए 0, लेकिन दोनों में से एक भी 0 नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन लिखने। जीरो डिवाइजर हमारे पास एक चीज है कि मान लो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, उसको हम जीरो डिवाइजर कब कहेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट R प्लस डॉट बी अ कम्यूटेटिव रिंग देन A is said to be a zero divisor of R if there exist, यहां पे लिख लेना A not equal to 0, ठीक है। there exist B not equal to 0 belongs to R such that AB equal to 0। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, आप कह रहे हो कि A 0 के इक्वल नहीं है, B 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही 0 के इक्वल आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। हो सकता है ना यार, जैसे तुम Z10 की बात करो, इसमें मैं अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 0 रिमाइंडर। तो वही तो मैं बोल रहा हूं यहां पे, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऐसे भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। क्या यहां पर B यूनिक होने वाला है, ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या जरूरी है ये B जो है वो यूनिक होगा, नहीं, ये यूनिक नहीं होने वाला है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल तो एक दे ही चुका हूं, बट एक बार फिर भी ये लिख लो, नोट में लिख लो, NOTE वाला नोट डाल लो और उसमें लिख लो कि इन जीरो डिवाइजर द existence of corresponding B is not unique। कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है या कितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो वो हमारे पास क्या लिखा मैंने, इन जीरो डिवाइजर द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ बी लिख लो, बस काफी है। एग्जिस्टेंस ऑफ बी इज नॉट यूनिक। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ बी इज नॉट यूनिक। आई होप कि यहां तक हमारे पास आ गया आंसर। भैया इसका भी एग्जांपल बता दो, 2 कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लो Z15 की बात करें तो इसमें 3 इंटू 5 हमारे पास 0 होगा और 3 इंटू 10 भी हमारे पास 0 होगा, है ना। 30 और ये 15 तो रिमाइंडर 0 ही बनने वाले। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल, मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल तुम्हें लिखवाता हूं जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास है इंटीजर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। रैशनल में भी ये पॉसिबल नहीं है जीरो डिवाइजर मिलना, 2 रैशनल को मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आ गया, है कभी पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन में, नहीं पॉसिबल है। जब 0 होगा एक एलिमेंट तभी पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास R प्लस डॉट, ये एलिमेंट जो है मतलब रियल का, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आ सकता है इसमें। ऐसे ही हमारे पास ये गॉसियन भाई साहब आ सकते हैं, गॉसियन इंटीजर। इसके बाद हमारे पास आ सकता है Q√2 प्लस डॉट, ये आ सकता है। इसके बाद हमारे पास Q आयोटा, ये आ सकता है। और हैज नो जीरो डिवाइजर, हैज नो जीरो डिवाइजर। इस चीज का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एंड आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट तुम्हें मिलने नहीं वाला है, ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट नहीं मिलेंगे इन रिंग्स में जिसमें तुम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है एक, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं रिंग, बताओ कि वो हमारे पास जीरो डिवाइजर उसमें होगा या नहीं। ये लिख लिया, चलो आगे चलें।
मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, बताओ उसमें जीरो डिवाइजर है या नहीं। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू आई हैज जीरो डिवाइजर। चलो ढूंढो इसमें कोई जीरो डिवाइजर है या नहीं, जल्दी से। जीरो डिवाइजर है या नहीं जल्दी बताओ। क्या इसमें कोई जीरो डिवाइजर तुम्हें दिख रहा है? जल्दी से सोच लो। नहीं सोच पाए? चलो मैं बताता हूं। जैसे तुमने एक एलिमेंट लिया, लेट x इज इक्वल टू 1,0 बिलोंग्स टू q क्रॉस q i। अरे होगा तो ये इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और एलिमेंट ले लो फिर, 0,1 बिलोंग्स टू दिस, है ना। नाउ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1,0 0,1 मल्टीप्लाई करा तो 0 0 आ तो क्या, विच इंप्लाइज q क्रॉस q i हैज जीरो डिवाइजर। दोनों एलिमेंट में से एक भी जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो होने के लिए इसको भी जीरो होना होता है, इसको भी जीरो होना होता है, नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जीरो डिवाइजर इसके पास है। आई होप कि यहां पे हमारे पास चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा कि ZP ये हमारे पास बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है, हैज जीरो डिवाइजर। इसी से ही सारी उम्मीदें थी ना हमें। चलो इसके बारे में बताओ फिर, सोचो जल्दी से, दिमाग लगा लो। कर लिया ट्राई? चलो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट A बिलोंग्स टू ZP एंड B बिलोंग्स टू ZP such that AB is equal to 0 implies P divides AB। तभी तो जीरो आएगा, तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका फर्स्ट केस ये हो सकता है कि P डिवाइड्स A। फर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कि P डिवाइड्स A। अगर P को डिवाइड कर दिया A ने तो क्या होगा, P को डिवाइड P डिवाइड्स A, देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। ये तो मतलब हुआ इसका, तभी तो डिवाइड करेगा ये इसे, तभी तो डिवाइड करेगा इसे विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो P। मोडुलो ग्रुप में अगर तुम ध्यान से देखो तो A 0 के इक्वल ही हो जाएगा अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमारे यहां पर ना चीजें आइसोमॉर्फिज्म में चलती हैं। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं इसको मान लो ये Z 5 होता और ये भी 5 है तो 5 और 0 में कोई फर्क नहीं है। 5 और 0 में कोई फर्क नहीं है, पता है तुम्हें। यहां पे रिंग थ्योरी की अगर बात करें, अगर मैं यहां पे ZP ले लूं तो यहां पे अगर मैं A को ले लूं 5 तो 5 और 0 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो उसको डिवाइड ही कर देगा तो रिमाइंडर फिर भी 0 आने वाला है। तो 5 लिखो 0 लिखो कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने यहां पे इसको 0 लिखा है। दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो ऐसे भी तो हो सकता है P डज नॉट डिवाइड A। जरूरी थोड़ी है वो उसको डिवाइड ही करेगा, P डिवाइड ही नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर P इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना, डिवाइड ना करने का मतलब हुआ इन दोनों का GCD 1 आ गया। इसका मतलब हुआ विच इंप्लाइज P डिवाइड्स B, विच इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0। अरे वही वाला लॉजिक, सेम ही लॉजिक लगाया है ना। जैसे मान लो Z 15 था, वही 3 इंटू 5 और 3 इंटू 10 वाला लॉजिक लगा लो, ये हमारे पास। समझे थोड़ी सी बात? ठीक है। अब अगर यहां पे देखो तो यहां से हमें ओवरऑल कंडीशन क्या पता लग रही है, ओवरऑल कंडीशन हमें यहां से ये पता लग रही है कि अगर इसमें मैं ये ग्रुप में ये मैं रिंग लेके चलूं और अगर मैं ये कंडीशन फुलफिल कराना चाहूं कि ए बी इज इक्वल टू 0, तो तुम पूरी इक्वेशन से, पूरा जो मैंने प्रूफ लिखा है यहां से तुम वेरीफाई कर सकते हो, विच इंप्लाइज इफ ए बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ZP, देन ईदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। लेकिन यार ये कंडीशन तो हुआ ही नहीं करती थी, ये थोड़ी थी कंडीशन। क्या ये कंडीशन थी जीरो डिवाइजर की? नहीं भैया, जीरो डिवाइजर में तो आपने कहा था ना तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए ना ये 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हाँ प्रोडक्ट करते ही 0 बन जाना चाहिए।
तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब इट हैज नो जीरो डिवाइजर। ZP हैज नो जीरो डिवाइजर, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ZP हैज नो जीरो डिवाइजर। तो मैं यहां पे एक नोट लिखवा रहा हूं जिसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि Z अगर मैं 3 की बात करूं, Z7 की बात करूं, Z11, Z13, Z17, अगर मैं कभी भी प्राइम नंबर लेता जाऊं तो इसके पास हैज नो जीरो डिवाइजर। क्या भैया अगर यहां पे हमारे पास प्राइम ना होते फिर? उसके लिए मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देने वाला हूं कि क्या ये हैज जीरो डिवाइजर। इसके एलिमेंट्स ही लिख के देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, मिल जाएंगे तुम्हें एलिमेंट। इसके एलिमेंट लिख के देख लेना, मिल जाएंगे तुम्हें जीरो डिवाइजर इसमें। लेकिन अगर यहां पे प्राइम नंबर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं हमें कोई भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नोट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक आ रहा है जो कि है Zn I प्लस डॉट हैज जीरो डिवाइजर। चलो बताओ इसके पास है या नहीं, जल्दी से बताओ क्या इसके पास जीरो डिवाइजर है? तो मैं यहां पे आंसर लिखने वाला हूं नीड नॉट। अगर तुम मेरे से इन जनरल पूछोगे तो इसके पास कोई भी नहीं होने वाला है, फिर से वही प्राइम वाला चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बार Z6 की बात कर लूं, Z6I, चलो बताओ इसके पास हमारे पास जीरो डिवाइजर होने वाला है या नहीं होने वाला है? जीरो डिवाइजर होगा या नहीं? प्राइम रखता तो नहीं होने वाला। अगर यहां पे Z2 ले लेता ना तो बात नहीं बनती, फिर हैज नो जीरो डिवाइजर। सेम यही वाला लॉजिक यहां भी चलेगा, लेकिन यहां पे अब मैंने रखा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना यार, 2 बिलोंग्स टू Z6 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है, बट एक बार लिख देता हूं 0 नॉट इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू Z6। बट फिर भी अगर तुम 2 into 3 करोगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन भैया ये तो आयोटा वाले फॉर्म के नहीं होते। हाँ तो कोई बात नहीं, इसको लिख लो 2 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा विच इज इक्वल टू 0 अगेन। 2 into 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो चाहे तुम 6 कह लो चाहे 0 कह लो, बात एक ही है। तो ये था हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं Z7I, ये Z लिखा मैंने, प्लस डॉट हैज नो जीरो डिवाइजर, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर आ गया, और प्राइम नंबर का तो मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है कि इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज आज की करते हैं, फिर अपना सेशन को रैप अप करते हैं। बस एक लास्ट चीज। चलो एक नोट लिख लो कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होते हैं। ये मैं फॉर्मूला ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे लिए, कुछ ऐसे है कि, नोट लिख लो, कुछ ऐसे है कि द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर इन Zn। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन Zn इज इक्वल टू, फॉर्मूला थोड़ा भयानक सा है, ध्यान से लिख लेना। कुछ ऐसे है कि n माइनस 5n + 1, ऐसा कुछ है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर मैं Z10 की बात करूं, कितने जीरो डिवाइजर हैं? पहली बात तो अगर मैं यहां पे प्राइम नंबर की बात करूं तो सोचो, ये प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर को अगर तुम देखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के डिवाइजर कितने होते हैं? प्राइम नंबर के डिवाइजर कितने होते हैं? n-1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, मतलब p-1 + 1, 1 से 1 गया, p से p गया, आंसर कितना आ गया? 0। कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, और ये तो मैंने कहा था। लेकिन अगर ये p इज प्राइम, लेकिन अगर मान लो ये प्राइम नहीं है, तो अगर मैं Z10 की बात करूं तो क्या होगा? अगर मैं Z10 की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, कितने होते हैं 10 के पास? 10 के पास हमारे पास होते हैं, लिख लेते हैं यार, वैसे हमारे को फॉर्मूला भी आता है ना, 5 of 2 into 5, तो आ जाएगा 5 of 2, 5 of 5। फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, विच इज 1 into 4 विच इज 4। ये मैंने सिखाई हुई है ग्रुप थ्योरी में सारी चीजें, है ना। तो हो जाएगा 4 + 1 विच इज 5 इज द फाइनल आंसर। 5 जीरो डिवाइजर इसके पास मेरे को मिलने वाले हैं। आज के बाद ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फाइनली
मैंने 2-3 चीजें तुम्हें आज कराई हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रल डोमेन, और फिर हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे सबरिंग पे। तो नेक्स्ट हमारा जो गोल रहने वाला है वो इंटीग्रल डोमेन और सबरिंग होगी, फिर फील्ड पे पहुंचेंगे और जल्दी से रैप अप कर लेंगे इसे, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया होगा, मजा भी आया होगा काफी इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।